Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you to Adda 24/7 School। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो कि आपके टर्म 2 में आ रहा है, इंटीग्रल चैप्टर, वो कर रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पूरा करने के बाद हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। और हमने एक चीज़ देखी थी उस वीडियो में, हमने देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। तो जब आपने लिमिट ऑफ अ सम के रूप में देखा तो बहुत सारे बच्चे बड़ा परेशान हो गए कि इससे अच्छा तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स था, यहाँ पर तो इतनी सारी कैलकुलेशन है, लिमिट भी आ रही है, उसको बड़ा बड़ा लिखना पड़ जाता है। तो उनको लगा कि डेफिनेट इंटीग्रल बहुत टफ होने वाला है। लेकिन पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, आज भी तुम्हें वापस से बता रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी इजी। आज इसको इजी बनाने वाला मेथड, जो वो दूसरा मेथड था ना जिसमें हम लिख रहे थे कि एफ एक्स ए टू बी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये किसने दिया, कौन सी थ्योरम ने दिया, कैसे इसके क्या स्टेप्स है कैलकुलेट करने के, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हम आज इस वीडियो में हमारी सीखने वाले हैं। तो अब हम डेफिनेट इंटीग्रल में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो आई होप आप सब लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे, आपसे क्वेश्चन सोल्व भी हो रहे होंगे, एंड यू आर वेरी हैप्पी नाउ दैट यू हैव स्टेप्ड इनटू डेफिनेट इंटीग्रल्स। और आज डेफिनेट इंटीग्रल्स को आसान बनाते हैं, आज डेफिनेट इंटीग्रल्स को एकदम स्मूथ बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कंसेप्ट आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स की, मैं थ्योरम्स में जाऊं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो दो थ्योरम्स आने वाली हैं, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, उन थ्योरम्स में जाने से पहले आपको पहले दे देते हैं, आपको कंसेप्ट, एक कंसेप्ट समझा देते हैं एरिया फंक्शन का, एरिया फंक्शन का कंसेप्ट। तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक डायग्राम। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, आपका जो फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ एक्स, ये a से b पॉइंट के बीच में एरिया ऑफ रीजन, देखिए क्या कह रहा है ये, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एफ एक्स बिटवीन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है, ए एंड बी। तो जो आपका पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ए और बी जो पॉइंट है, इस दोनों के बीच में y इक्वल टू एफ एक्स कितना एरिया बाउंड कर रहा है, ठीक है। तो बिटवीन, ये कोऑर्डिनेट्स है आपका x जब a हो और x आपका जब b हो, ठीक है। तो इनके बीच में ये कर्व कितना एरिया बाउंड कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका ये पूरा का पूरा कर्व, ये डायग्राम। अब कोई भी एक x ले लो, कोई भी एक x ले लो जो a, b में लाई कर रहा है। जो x है ये बेटा आपके a, b में क्लोज इंटरवल है, ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, आप देख भी पा रहे हो इस रीजन में ये आपका x इक्वल टू ए है, ये आपका x इक्वल टू बी है। तो कोई भी एक x लिया आपने जो a, b में लाई कर रहा है। तो अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं कि a टू x f ऑफ x dx, कि a से x तक में चला, a से x तक में चला एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये पता है क्या कह रहा है, इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है दिस एरिया जो ये लाइट ब्लू में है ना, ये जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये डिनोट कर रहा है इसको, 8 से x तक हम गए एफ एक्स डी एक्स, कि ये फंक्शन जो है, ये जो कर्व है,
ये ए से एक्स तक कितना एरिया बाउंड करे हुए है, ए से एक्स तक ये कितना एरिया बाउंड करे हुए है। तो इसी पर बेस्ड मैंने अपना एरिया फंक्शन डिफाइन कर दिया। एरिया फंक्शन डिफाइन कर दिया कि ए एक्स इक्वल टू ए से एक्स तक एफ एक्स डी एक्स, ये आपका एरिया फंक्शन डिफाइंड हो गया। और जो ये बेटा एरिया फंक्शन की डेफिनेशन है, ये आपका बेसिस है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस सीखने के लिए। जो ये एरिया फंक्शन की डेफिनेशन है, दिस इज द बेसिस फॉर यू टू लर्न अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो ये आपको एरिया फंक्शन क्लियर हुआ। अब देखो पहली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। पहली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है कि कोई भी f है, ये f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कहां से कहां तक? a से b के बीच में। कॉन्टिन्यूअस इसलिए तभी तो बेटा मैं एरिया बाउंडेड की बात कर पाऊंगा। अगर उसमें ब्रेक ही आ गया तो फिर मैं एरिया बाउंडेड की कैसे बात करूंगा, वो तो अलग अलग दो पार्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। f जो है a से b के बीच में, क्लोज इंटरवल a b के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अगर ये a से b के बीच में बच्चों कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ax आपका एरिया फंक्शन हमने मान लिया, ax बेटा मैंने मान लिया एरिया फंक्शन, ax मैंने एरिया फंक्शन मान लिया अगर, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि मैं a डैश एक्स करूं, मतलब कि a डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया फंक्शन अगर करूं, इस एरिया फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूं। और डेफिनेशन से याद करना बेटा, डेफिनेशन से याद करना, एरिया फंक्शन को तुम क्या डिफाइन करके आए थे, a से लेके x तक f ऑफ x dx, ये आपने अपना एरिया फंक्शन माना था। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a डैश एक्स करने का मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मतलब साफ साफ है ये आ जाएगा f ऑफ x के बराबर। मतलब कि एरिया फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करो तो आपका कर्व आ जाता है, जो फंक्शन था f ऑफ x वो आ जाता है बच्चों। ये बात क्लियर हुई। ax आपका एरिया फंक्शन है, एरिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो आपको स्वयं fx दर्शन दे देते हैं, स्वयं fx आ जाते हैं। और एरिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का ही मतलब है कि तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो इंटीग्रल ऑफ a से लेके x तक fx dx का, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जिससे आपका वापस से बेटा कर्व आ जाता है। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम थी, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम थी जो क्लियर करती है हमें बहुत कुछ। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब बेटा आगे मूव करें, अगर आगे मूव करूं मैं, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके बिना आपका डेफिनेट इंटीग्रल बहुत टफ है। जब ये आएगी ये डेफिनेट इंटीग्रल को बना देगी एकदम हलवा, एकदम इजी, ये बना देगी एकदम ही इजी, एकदम पप्पू बना देगी डेफिनेट इंटीग्रल को। ये क्या कहती है कि f जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, उसी क्लोज इंटरवल ए बी में, उसी क्लोज इंटरवल ए बी में f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपका क्लोज इंटरवल a कोमा b पर। क्लोज इंटरवल a कोमा b पर जब ये कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, क्लोज इंटरवल a कोमा b पर जब ये कॉन्टिन्यूअस है, और इसके साथ एक और कंडीशन है कि कैपिटल F जो है इसका एंटी डेरिवेटिव है। पहली वीडियो वाली बात आ गई, कैपिटल F इसका एंटी डेरिवेटिव है।
कैपिटल एफ इसका एंटी डेरिवेटिव है, उस केस में फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर अपर लिमिट बी लो लोअर लिमिट ए लो, कि मैं ए से बी तक अगर एफ एक्स डी एक्स करूं तो ये कुछ और नहीं, ये आएगा एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, और ये कुछ और नहीं, ये होता है एंटी डेरिवेटिव एट बी माइनस एंटी डेरिवेटिव एट ए, एंटी डेरिवेटिव एट बी माइनस एंटी डेरिवेटिव एट ए। ये बेटा रामबाण है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, ये रामबाण है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। इसके बेस पर डेफिनेट इंटीग्रल फटाफट से लगाते चले जाओगे। ये जो है रामबाण तरीका है डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करने का। आज के बाद जब भी तुमसे कोई डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करने को बोलेगा ना, तो तुम लिमिट एज अ सम, लिमिट ऑफ अ सम के रूप वाला मेथड लगाओगे ही नहीं। तुम फटाफट जाओगे सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम के पास कि भैया हम आपके रिजल्ट को यूज करना चाहते हैं। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बोलेगी दैट्स व्हाट आई एम हेयर फॉर, इसी के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ कि मेरे बच्चों का काम आसान करना है, मेरे बच्चों का काम आसान करना है। तो ये आ गया मेरा, ठीक है, ये आ गया है। एक एग्जाम्पल से देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 1 से 2 एक्स डी एक्स बताओ, 1 से 2 एक्स डी एक्स बताओ, एक्स का एंटी डेरिवेटिव बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई 2, एंटी डेरिवेटिव लिख दिया लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, अपर लिमिट ली मैंने, अपर लिमिट 2 रखी तो 2 स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 1 रखी तो 1 बाई 2, तो यह आ गया 2 माइनस 1 बाई 2 माने 3 बाई 2। देखो अगर इसी को तुम लिमिट ऑफ अ सम वाले मेथड से करते तो हमारा पूरा बोर्ड भर जाता है। ये मैंने एक लाइन में सॉल्यूशन दे दिया। तो ये काम करती है आपकी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये काम करती है आपकी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तुम बोलोगे सर मेरे को सबका एंटी डेरिवेटिव याद नहीं होगा। एंटी डेरिवेटिव याद ना हो तो इतने सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के मेथड भी तो सिखाए हैं, इतने सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल के मेथड भी तो निकालने सिखाए हैं। अब बोलो कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे। एक बार इसको परफेक्टली अपने जहन में बिठाओ, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसको परफेक्टली बाय हार्ट अपने अंदर याद करो, बाय हार्ट इसको देख लो स्क्रीन पे कि f जब भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a कोमा b में, इस क्लोज इंटरवल a कोमा b में जब f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और कैपिटल F उसका एंटी डेरिवेटिव है, कैपिटल F उसका एंटी डेरिवेटिव है, तो उस a से b एफ एक्स डी एक्स डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कुछ और नहीं कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a होगी। मतलब एंटी डेरिवेटिव में b को पुट करके और एंटी डेरिवेटिव में a को पुट करके एंटी डेरिवेटिव ऑफ b माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ a कर देना, वो आपका फाइनल आंसर होगा, वो आपका बेटा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है परफेक्टली? बहुत बढ़िया, देख चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे बेटा तो a से b एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, स्टेप क्या क्या हैं। पहला स्टेप है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को पता है अब आपको तरीका भी आ गया, एक एग्जांपल भी लेके बता दिया, बट सुनना बहुत जरूरी है कंसेप्ट को। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। आप डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर याद करने नहीं बैठ सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है। पहले कंसेप्ट सीखो। मैथ्स फोबिया तब बनता है जब कंसेप्ट ना आता हो, और तुम्हें तो मैं मैथलीट्स बना रहा हूं, तुम्हें तो मैं मैथलीट्स बना रहा हूं, तो मैथ के एथलीट्स को दौड़ना आता है, तो पहले चलना सीखा फिर दौड़ना भी सीख लिया। तो चलते टाइम ये कंसेप्ट क्या क्या कहता है वो सुनो। ए से बी
एफ एक्स डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला कदम है आपका कि इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो एफ एक्स डी एक्स का। पहले जो भी अंदर फंक्शन लिखा है ना एफ एक्स डी एक्स, इसका ये इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो। इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाला वो तुमने आया कैपिटल ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल आप लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब तुम्हें कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी भी करोगे और फिर इसमें ए से बी तक लिमिट रखने जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, सी से सी चला जाएगा, फाइनल आपका कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए आएगा। तो सी को मिस कर देना, इस बार बार सी लिखना बोल रहा था, यहां पे सी को मिस कर देना बेटा, यहां पे सी लिखने की जरूरत नहीं है, सी हो जाता है रिडंडेंट, क्योंकि जो कांस्टेंट है ये डिसअपीयर हो जाता है जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, तो कांस्टेंट बन जाता है रिडंडेंट, तो कांस्टेंट को भूल जाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को भूल गया मैं, ये लीजिए जी, कांस्टेंट को मैं भूल गया। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने किया बेटा कि पहले जो भी मेरे को इंटीग्रैंड गिवन था, इंटीग्रैंड को मैंने सोल्व कर लिया और उसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। ठीक है, उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लिया। इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालने के बाद, इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालने के बाद उस इंडेफिनेट इंटीग्रल को लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट, इसके बीच में वेरी कराना है। मतलब आप क्या करो कि अपर लिमिट पर जो उसकी वैल्यू आ जाए उसमें से लोअर लिमिट पर जो उसकी वैल्यू आ रही है वो घटा दो। एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए कर दो, यही आपकी वैल्यू होगी ए से बी एफ एक्स डी एक्स की, यही आपकी वैल्यू होगी ए से बी एफ एक्स डी एक्स की, यही आपकी वैल्यू होगी ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स की। ये बात क्लियर हुई। स्टेप 1, पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो। सर वो कौन से मेथड से निकाले? हर हथियार, हर असला, हर बारूद तुम्हारे पॉकेट में दे चुका हूं। चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, चाहे पर्टिकुलर फंक्शन लगाओ, चाहे इंटीग्रल बाय पार्ट लगाओ, जो अच्छा लगे वो मेथड लगाओ, जो लग रहा हो वो लगाओ, जो इजी से लग रहा हो वो लगाओ। निकल गया, सी लिखने की जरूरत नहीं। फिर उसको ए से बी लिमिट जो है, पहले उसको बी पे इवैल्यूएट कर लो, फिर उसको ए पे इवैल्यूएट कर लो। बी और ए पर दोनों पर इवैल्यूएट जब कर लोगे, बी और ए जब दोनों पर इवैल्यूएट कर लोगे तो अपर लिमिट मतलब बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देना, आपका फाइनल आंसर आपके लिए हाजिर होगा, आपका फाइनल आंसर आपके लिए हाजिर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। चलिए चलिए, क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। तो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। स्टेप 1 क्या कहता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो इसका। तो मैं जब एफ एक्स डी एक्स करने जाऊंगा, जब मैं एफ एक्स डी एक्स करने जाऊंगा तो वो क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? एक्स टू द पावर एन डी एक्स, जो कि क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये होता है। तो इसको मैंने किया तो एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माने एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया। सी में जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ, सी को मैं मिस कर ले रहा हूँ, सी का मेरे लिए काम नहीं है। अब मैं इस पर ये देखना चाहता हूँ कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा। मतलब साफ है, मेरे को देखना है एक्स क्यूब अपॉन 3 ए से बी, ए 2 दे रखा है, बी 3 दे रखा है। ठीक है, तो मतलब 3 क्यूब बाय 3 माइनस 2 क्यूब बाय 3, 3 की क्यूब 27 बाय 3 माइनस 2 की क्यूब 8 बाय 3, यहाँ से क्या आ जाएगा? 19 अपॉन 3।
ये आ गया आपका आंसर। इसको लिमिट एज अ सम करते आपको बहुत कुछ लगाना पड़ जाता, लिमिट एज अ सम करते ही बहुत सारा कष्ट हो जाता। तो ये देख लो आपके सामने एकदम इजी सवाल, ठीक है, और उसका फाइनल आंसर आप लोगों ने झट से निकाल दिया। फाइनल आंसर आप लोगों ने इसका निकाल दिया है झट से, फटाक से, फटाफट इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल ही मेरा आंसर आ गया, फटाफट से मेरा आंसर आ गया है। तो चलो एक टिपिकल सा क्वेश्चन देखो। अब मेरा ना ये ज़्यादा इजी हो गया तो मेरा एक टिपिकल कराने का मन कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। एक टिपिकल सा सवाल लिखो, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, उसको लिखो। क्या लूँ मैं? फंक्शन में लूँ बेटा रूट एक्स अपोन फंक्शन लो तो फंक्शन क्या आएगा 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 टू द पावर क्यूब dx। ये मैं लेता हूं रूट एक्स अपोन 30 माइनस एक्स 3/2 स्क्वायर, और लिमिट ले ली मैंने 4 से लेके 9 तक। अब देखो सर ये बड़ा टिपिकल लग रहा है, बेटा टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, तुम जानते हो इसको सोल्व करना, तुम जानते हो इसको सोल्व करना। 30 माइनस एक्स टू द सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगा बेटा मैं, इस बार जो मैं मेथड यूज करूंगा मैं करूंगा सब्स्टिट्यूशन का यूज, मैं करूंगा सब्स्टिट्यूशन का यूज। 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को मैं रख लूंगा t, मेरा dt/dx जो है वो आएगा माइनस 3/2 x 3/2 माइनस 1। dt/dx मेरा आ जाएगा बेटा माइनस 3/2 रूट एक्स, माइनस 3/2 रूट एक्स आ गया तो मेरा dx क्या हो जाएगा माइनस 2/3 रूट एक्स dt हो जाएगा मेरा dx। ये आते ही इसमें रखने की प्रक्रिया शुरू करूं, 4 से लेके 9 रूट एक्स अपोन टी क्यूब dt इंटू माइनस 2/3, इसको तो मैं बाहर लिख देता हूं अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स चला जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स जाते ही बेटा क्या आ गया माइनस 2/3 4 to 9 1 अपॉन टी क्यूब dt, 1 अपॉन टी क्यूब dt आ गया बेटा, आ गया यहां पर तुम्हारा 1 अपॉन टी क्यूब dt आया। अब इसको अगर तुम सोल्व करने जाओ 1 अपॉन टी क्यूब dt को अगर तुम सोल्व करने जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर माइनस 3 dt माइनस 2/3 t टू द पावर माइनस 3 dt, और ये हो जाएगा माइनस 2/3 t टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। c लिखने की जरूरत नहीं है, ये से ये गायब हो गया, 2 से 2 गायब हो गया, 1 अपॉन 3 टी टू द पावर माइनस 2। अब बेटा लिमिट जब x 4 है, जब x 4 है तो t क्या होगा रख के देख बेटा 30 माइनस 4 टू द पावर 3/2, 30 माइनस 2 का स्क्वायर माने 2 क्यूब 30 माइनस 8, t आ जाएगा तेरा 22। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, जब तेरा x वो था तो t वो आ गया, x वो था तो तेरा t वो आ गया, और ऐसे ही दूसरी वैल्यू निकाल के पुट कर लियो, तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। टिपिकल से क्वेश्चन का भी आंसर हमने कर दिया। अब ये देखो, अब इसमें मेरे को इंटीग्रैंड जो दिख रहा है बेटा, मैं जानता हूं कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में मैं लगाता हूं पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें मैं लगाता हूं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी को इस साइड पे कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जब मैंने लगाया x अपॉन x प्लस 1
इंटू एक्स प्लस टू को मैंने लिख लिया ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, ये लिख लिया, ये लिख लिया। यहां से मेरा क्या आया, x इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस टू प्लस बेटा बी टाइम एक्स प्लस वन। डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन सीख ही चुके हो तुम। x इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। एक्स के कोफिशिएंट को एक साथ ले लो, a प्लस बी प्लस टू ए प्लस बी। बहुत अच्छी बात है। a प्लस बी तुम्हारा आ गया 1 और 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट आ गया है 0। माइनस माइनस माइनस, b से b गया माइनस a इक्वल टू 1। a तुम्हारा आ गया -1, a -1, a -1 आते ही b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2। a -1 आ गया, b 2 आ गया, तो अब ये क्या बन गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 तक क्या आया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सॉरी -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, दोनों को अलग अलग लिख लो बेटा। -1 अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 2 को बाहर लिख लेता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। इनका इंटीग्रेशन करना तो तुम जान ही रहे हो, तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया। अभी लिमिट लगाना बाकी है, 1 से 2 तक बेटा लिमिट लगाना बाकी है। तो तुम्हारा ये एफ ऑफ एक्स आ गया है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया है। अब लिमिट एफ ऑफ 2 रखना है, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 निकालना है। तो 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ मोड 3 प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ मोड 4 माइनस लॉग ऑफ मोड 2 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मोड 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्दर इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर देना, माइनस लॉग ऑफ मोड 3 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मोड 4। यहाँ से मोड को रिडंडेंट कर भी सकते हो, यहाँ से मोड को छोड़ भी सकते हो, यहाँ से मोड को बेटा छोड़ भी सकते हैं हम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। कैलकुलेशन जरूर तुम्हें लंबी लग रही है, कैलकुलेशन जरूर तुम्हें लंबी लग रही है, बट देखोगे तो एकदम सिंपल सिंपल सोल्व होते जा रहा है, एकदम सिंपल सिंपल बेटा सोल्व होते जा रहा है ये। ठीक है, सिंपल सिंपल बेटा सोल्व होते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो हमने कर लिया, ये तो है डन। एक क्वेश्चन और लिखो अभी तुम। एक क्वेश्चन क्या लिखो कि 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 क्वेश्चन है, 0 से लेके π/4 साइन क्यूब ऑफ 2t, साइन क्यूब ऑफ 2t इंटू कोस 2t इंटू कोस 2t dt। ये आपको सोल्व करके देना है इस बार। बताओ कौन से मेथड से इसको सोल्व करें, कौन से मेथड से सोल्व करें। बेटा वापस से मैं गया सब्स्टिट्यूशन के पास, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना शुरू किया। साइन 2t को मान लिया मैंने u, तो कोस 2t हो गया du/dt, मतलब तेरा dt आ गया है du/cos 2t। बहुत अच्छी बात है। इसमें रखने लगूं जब मैं, इसमें अगर मैं रखने लगूं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब t की जगह आ गया u क्यूब इंटू कोस 2t
du बाय कोस 2t, कोस 2t से कोस 2t चला गया, कोस 2t से कोस 2t चला गया, तो यहां पर तुम्हारा क्या आ गया, अच्छा इसका तुमने टू साइन 2t इंटू 2 तो लिया ही नहीं, अपॉन में 2 भी तो आएगा, और इस 1/2 को बाहर लिख दो। अब इसका करोगे इंटीग्रेशन 1/2 u टू द पावर 4 अपॉन 4, माने क्या आ गया, u टू द पावर 4 अपॉन 8 आ गया, u टू द पावर 4 अपॉन 8 आ गया। और u टू द पावर 4 का मतलब तुम जान ही रहे हो, आपका इंटीग्रेशन आया u टू द पावर 4 अपॉन 8, u क्या लिया था साइन 2t, साइन 4 2t बाई 8, लिमिट कहां से कहां थी, 0 से π/4, 0 से π/4, तो साइन की पावर 4 2 इंटू π/4 अपॉन, इस 8 को तो चाहते हो तो बाहर ही लिख दो, एक साथ ही बाहर लिख दो, 1/8 माइनस साइन 4 ट्वाइस ऑफ 0, क्या आ गया यहां से, ये आ गया 1/8 साइन टू द पावर 4 90 मतलब π/2 माइनस साइन टू द पावर 4 0, साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो 1/8 1 माइनस 0, तो 1/8 इंटू 1, आपका आंसर आ गया 1/8, आपका आंसर आ गया बेटा 1/8, 1/8 आंसर देख लो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। और वो लिमिट की अगर वैल्यू चेंज करना चाहते हो, यू के रिस्पेक्ट में रखना चाहते हो, तो वो भी यहां से इवैल्यूएट कर सकते हो, जो अगली जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल एज सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा तो तुम उसमें भी मैं डिटेल में सिखा दूंगा, ठीक है। फिर भी किसी को सीखनी हो कि सर u टू द पावर 4 अपॉन 8 आ गया था, अब देखो u टू द पावर 4 अपॉन 8 आ गया था, तो अगर मेरे को करना पड़े, ये इरेज कर देता हूं, फाइनल आंसर है तुम्हारा 1/8, फाइनल आंसर है तुम्हारा 1/8। अगर तुम लिमिट चेंज भी करना चाहते हो, u के रिस्पेक्ट में फाइनल आंसर देना चाहते हो, तो देखो ध्यान से देखना, एक बार इधर ध्यान से देखना कि u टू द पावर 4 अपॉन 8 है। अब बेटा u है तुम्हारा साइन 2t, तो जब t 0 है, when t इक्वल टू 0, तो u क्या आ जाएगा, 0, साइन 0 0 होता है, u भी तुम्हारा आ जाएगा 0। जब t π/4 है तो u आ जाएगा साइन 2 इंटू π/4 मतलब साइन 90 मतलब 1, तो u की लिमिट आ गई 0 से 1, तो डायरेक्ट ये तरीका भी लगा सकते हो, 1/8 माइनस 0, आपका आंसर फिर भी आएगा 1/8। दोनों ही तरीके आप लोगों को मैंने सिखा दिए हैं। तो यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करते हो डेफिनेट इंटीग्रल में, तो लिमिट को चाहो तो उसी फॉर्म में आप लोग चेंज भी कर सकते हो, अगर आप उसी फॉर्म में चाहो तो लिमिट को चेंज भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। परफेक्टली क्लियर हुआ, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आके देखते हैं। परफेक्टली क्लियर हुआ तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, -1 से लेके 1 और x + 1। अब मैं तरीका सीख गया हूं, अब मैं बार बार स्टेप नहीं लिखूंगा। -1 से लेके 1 तक x + 1 dx है, तो बेटा इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख लूं, सिंप्लीफाई करने के लिए, -1 से 1 x dx प्लस -1 से 1 1 dx। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया, x²/2 -1 से 1 तक प्लस इसका होता है x -1 से लेके 1 तक, रखनी शुरू करो, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस -1, 1/2 से 1/2 चला गया, 1/2 से 1/2 चला गया, ये क्या आ जाएगा
1 + 1 2 आंसर, 2 आपका हो गया आंसर बेटा, 2 आपका हो गया आंसर। अगर इसको तुम अलग अलग, तुम बोलो सर डेफिनेट में प्रॉपर्टी नहीं बताई फिर भी अलग अलग कर रहे हो, तो fx तुम्हारा जब x + 1 है तो fx dx क्या होगा तुम जान ही रहे हो, x² 2 + x, x² 2 + x होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे x² 2 + x में, -1 से लेके 1 तक पुट करोगे तो क्या आएगी 1/2 + 1 -1/2, और ये क्या होगा -1, 1/2 + 1 -1/2 + 1, 1/2 से 1/2 गया, ये आ गया आपका 2। ये हो गया आपका आंसर बेटा, ये हो गया है आप लोगों का आंसर। तो बार बार मैं बिना लिखे क्या यूज कर ले रहा हूं बेटा, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम मैंने पढ़ी इंटीग्रल कैलकुलस की, वो मैं बार बार इसमें यूज कर ले रहा हूं। यहां तक कोई कष्ट किसी को थोड़ी हो रहा है, एकदम क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। तो वो एरिया फंक्शन और वो फर्स्ट थ्योरम तो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए थी, अल्टीमेटली यूज में आप लोगों की आ रही है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम यहां पर यूज में आती हुई। अगले क्वेश्चन पर आके देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आके देखते हैं। ये कह रहा है बेटा कि तुम्हें π/6 और π/4 लिमिट गिवन है, कोसिकेंट x dx का क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तुम जान रहे हो बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x dx, ये अभी तक तुम याद भी कर चुके होगे, जिस रिजल्ट का मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, ये होता है log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। और बेटा अब मैंने वो +c लिखना छोड़ दिया है, डेफिनेट इंटीग्रल में मैं +c नहीं लिख रहा हूं। तो जब ये इसका इंटीग्रल है तो यहां पे क्या आ गया, log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, लिमिट आ गई π/6 से π/4। π/6 का मतलब होता है बेटा 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने के लिए तुम ऐसे ही याद रखते हो, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ये तुम जान रहे हो, और वो टेबल जो बचपन में सीखी थी, ठीक है, जो 11वीं में बचपन में सीखी थी, 10वीं में बचपन में सीख ली थी, बल्कि कि वो 0 1 2 3 4 करके उस टेबल को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक आ जाती थी। तो वैल्यू पुट करो, log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट π/4, log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट π/4 माइनस कोट π/4 माइनस, बेटा अभी तो मैंने अपर लिमिट ही रखी है, कोई सोचे कि ये माइनस से मैंने लोअर लिमिट, ना, पहले तो दोनों जगह x जितनी भी बार आ रहा है उतनी बार अपर लिमिट तो रखोगे ना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ बच्चे, बहुत बच्चे मैंने कॉपी चेक करते टाइम देखा है कि यहां π/4 रख देंगे, यहां π/6 रख देंगे और फिर आंसर निकालने की कोशिश करते। नहीं बेटा, जितनी बार भी x है आपका उस हर जगह अपर लिमिट भी रखोगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे। माइनस log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट π/6 माइनस कोट π/6, ये आपने वैल्यूज रख दी। ये क्या कर दिया आपने, ये आपका आया था कैपिटल f ऑफ x, ये आपने कर दिया कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a, ये कर दिया यहाँ पे तुमने। अब तुम जान रहे हो कोसिकेंट π/4, log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट π/4 होता है √2, कोसिकेंट π/4 होता है √2, कोट π/4 होता है 1, कोट π/4 होता है 1 माइनस log ऑफ कोसिकेंट π/6, कोसिकेंट π/6 होता है बेटा 2 और कोट π/6 होता है आपका √3, ठीक है। log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस log ऑफ b अगर तुम करो
log ऑफ a माइनस log ऑफ b तुम करो तो वो होता है log a बाय b। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, log ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, log ऑफ a बाई log ऑफ b फॉर्म में कर दिया। ये आपका आ गया बेटा फाइनल आंसर। तो देख रहे हो कि लिमिट ऑफ अ सम ना करते हुए अगर तुम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज करो, तो फटाफट से आपके आंसर आ जाते हैं, फटाफट से आपके आंसर आने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को देख लो जो तुम्हारी स्क्रीन पर रहा, ये क्वेश्चन देख लो जो तुम्हारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को देख लो बेटा, तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीन पर हमें दिख भी रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा कराने का मेरा मन है, वो क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये तो हमारा डन हो गया इस स्लाइड में, ये तो हमारा डन है। एक और क्वेश्चन अगर करना चाहो तो वो सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, 2 से 3 तक 1/x dx करना है तुम्हें, ठीक है, सिंपल एकदम, बट गलती मत करना। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड x, log ऑफ मोड x होता है, लिमिट आपको दे दी 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक लिमिट दे दी। log ऑफ मोड 3 माने 3 ही होता है, और log ऑफ मोड 2 log ऑफ 2 ही होता है। log 3 माइनस log 2, फिर से log a माइनस b, तो log ऑफ 3/2। सिंपल एकदम चकाचक आपका आंसर दिख रहा है कि 1/x को तुम अगर इंटीग्रेट करो, लिमिट जहां पे 2 से 3 ले लो, लिमिट जहां पे 2 से 3 ले लोगे, तो बेटा आपका आंसर सिंपली log ऑफ 3/2 आ जाएगा। तो अब कुछ भी दे दे तुम्हें, कुछ भी दे दे, बड़ा सा फंक्शन भी लिख दे, बड़ा सा फंक्शन मतलब मल्टीपल फंक्शंस को तुम्हारे साथ एक साथ लिख दे, तो भी उसको इंटीग्रेट करने में जोर थोड़ी आएगा। जैसे एनसीईआरटी कैसे 1 से लेके 2 4x क्यूब माइनस प्लस ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन दे दिए, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, इसका दे दिया तुम्हें। तुम जान रहे हो इसका मैं इंटीग्रेशन करने लगूं तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब बाई 3 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 2/2 माइनस 9x। लिमिट रखनी है 1 से लेके 2 तक। 4 से 4 गया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5/3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x। 1 से लेके 2 तक 2 रख देना, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 माइनस 5 इंटू 8 40/3 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 18 माइनस, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, 1 माइनस 5/3 प्लस 3 माइनस 9। इनको सोल्व कर लेना, आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आपकी नोटबुक में आ जाएगा, आपकी कॉपी में आ जाएगा। तो ये था बेटा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के एप्लीकेशन से, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के एप्लीकेशन से क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका। ठीक है, तो आप लगातार हमारी वीडियोस देखने के लिए अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लाइक भी कर सकते हैं अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं तो। ठीक है, आगे वीडियो में हम इंटीग्रल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।